Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड it is based on environment and ecology. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं start. The first question is the organization that annually releases the ENVI Stats India report containing data on diverse environmental factors with the goal of promoting awareness about environmental concerns is। आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ENVI Stats जिसको बोलते हैं environmental stats इंडिया रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है हर साल। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सी इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड डी इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्या है, इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग एयर, वाटर क्वालिटी, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड यूज, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एनर्जी कंजम्पशन। दीज डेटास आर कलेक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलाइजिंग वेरियस मेथोडोलॉजीज। नाउ ये जो रिपोर्ट है दिस हैज बीन पब्लिश सिंस 2018। ये एनुअल रिपोर्ट होता है। बेसिकली ये आपको ये डाला जाता है कि इसको इस एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स को वी कैन यूज इन पॉलिसी मेकिंग। तो आप इसके बारे में जरूर एक बार सर्च करिए, हर साल ये निकलता है। इसके बारे में पढ़िए कि इस साल जैसे 23 में क्या है इस रिपोर्ट में, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोलते हैं, असेस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है रिगार्डिंग नीरी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज recognized as a pioneering laboratory in the realm of environmental science and engineering. The second statement is operates under the jurisdiction of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Third is Ministry of Environment, Forest and Climate Change holds the position of the President. Now which of the above statements is or are correct regarding NEERI? Options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. The first given option is only one, B is only two, C is all three of them are correct or D none of them are correct. तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है and then we will discuss the right answer. तो इसका सही ऑप्शन है ओनली वन। नाउ इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्वाइट जेनेरिक एंड आपको लगता है कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है, तो दिस विल बी राइट। इसका चांसेस राइट होने का इज वेरी हाई, ठीक है, 90% से ज्यादा है, तो ये सही होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाते हैं क्योंकि नीरी कम्स एक्चुअली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर मिसकंसेप्शन होता है कि नीरी जो है, क्योंकि बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट मेथोडोलॉजीज टू इंप्रूव पोल्यूशन एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल यू मे से फैक्टर्स। तो लेकिन यहां पर क्या है कि दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए CSIR जो आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंदर ही नीरी बना हुआ है, इज एन Indian research institute funded by the government. It was established in 1958 in Nagpur. It initially focused on water supply, sewage disposal and communicable diseases in post-independent India. Now NEERI is a pioneer laboratory in environmental science engineering. हमने देखा environmental science engineering से related काफी innovations ये लाते रहे। आपको पता है recent times में जो है कुछ टाइम पे जो आपका एयर क्वालिटी काफी खराब हो गया था दिल्ली के समय, तो वहां एक इक्विपमेंट लगाया गया था जिसका नाम था वायु। वो बेसिकली क्या करता था, वो स्टर करता था एयर को ताकि एक जगह पे एक्यूमुलेशन नहीं हो और वहां पर AQI जो है वो थोड़ा सा
सा इंप्रूव हो पाया, एंड दिस वाज मेड बाय नीरी। इसके बारे में आप जरूर थोड़ा सा पढ़िएगा। नाउ इट हैज जोनल लैबोरेटरीज इन चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, एंड नीरी फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्राइम मिनिस्टर एज द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वाइस प्रेसिडेंट। नाउ तो दिस स्टेटमेंट जो आपको था, द स्टेटमेंट 3 जो था, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट जो है वो इसके प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री गलत है तो स्टेटमेंट ऐसे भी गलत है, लेकिन स्टिल इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? सीधा डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। नाउ नीरी विजन इज टू लीड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीस कंपाउंड्स वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बट लेटर रिवील्ड टू बी अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अब आपको बताना है कि यहां पर कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो इसमें से हिंदी में मैं बता देता हूं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस जिसको बोलते हैं, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि ये ओडीएस तो नहीं है, लेकिन इट हैज हाई पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस। नाउ द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, बी इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको HCFCs बोलते हैं, सी इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसको SF6 बोलते हैं, एंड डी इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज कॉल्ड HFCs। तो जल्दी से सोच के बताइए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको जानते हैं। तो इसका ऑप्शन पहले बताइए कि सही कौन है, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। देखिए आपको पता है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें हम लोग ओडीएस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ओडीएस बेसिकली वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएं तो वो जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं ड्यू टू बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, जैसे आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस कॉज करने लगते हैं जिसकी वजह से ओजोन ब्रेक डाउन हो जाता है, O3 जो है दैट ब्रेक्स इनटू O2n+O। तो उससे क्या होता है कि ओजोन जब आपका डिप्लीट हो जाएगा तो देन अ लॉट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन का, वो डायरेक्टली आप तक पहुंचेगा एंड इट कैन कॉज a lot of problems। अब देखिए इसमें earlier we used to have CFCs क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, these are used in refrigeration, जो आपके फ्रिज बनते हैं, एसी बनते हैं, जो डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेशन के जो इक्विपमेंट्स है उसमें CFCs हम लोग यूज करते थे। Now CFC was a very high potent ODS बहुत ज्यादा था ये, तो इसके बाद हम लोग इसको चेंज किए HCFCs में एंड देन वी शिफ्टेड टू HFCs। Now हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के साथ फायदा क्या है कि these are not ODS, ये ODS नहीं है, ये इन्वायरमेंट में जाके ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन आफ्टर यूजिंग इसको ये पता चला कि ऑल्दो दिस इज नॉट एन ओडीएस, इट हैज हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं GWP। आपको पता है देयर इज अ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? वैसे गैसेस जो कि हीट को ट्रैप कर सकते हैं, जो कि आपका अर्थ के द्वारा रेडिएट किया जाता है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं एंड इट कैन इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर्स। नाउ HFC इज अ फॉर्मिडेबल ग्रीन हाउस गैस। लेटर ऑन पता चला कि ऑल्दो दिस इज नॉट ओडीएस, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्रीन हाउस गैस है तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है UNFCCC के अंदर वी हैव टू डिक्रीज द ग्लोबल क्लाइमेट, मतलब हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? HFC को बात हुआ कि HFC जो है वो सही नहीं है और इसका यूज हमें कम करना पड़ेगा, ऑल्दो दिस इज नॉट एन ओडीएस, लेकिन स्टिल वी हैव टू मेक, मतलब इसका यूज जो है वो कम करना पड़ेगा। एंड इसी के लिए एक जो है अमेंडमेंट आया था दैट वाज कॉल्ड किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब जिसमें ये बोला गया कि कंट्रीज को बोला गया, जो डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कैटेगरीज बनाया गया उसमें बोला गया कि यू हैव टू फेज आउट दी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आल्सो इन, आपको सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो उसमें इंडिया के लिए भी कुछ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ टाइम दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप एक बार जरूर पढ़िए व्हाट इज किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल इवेंट नोन एज स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 किससे रिलेटेड है? The given options is A, the International Summit on Renewable Energy, B is the United Nations Conference on Human Environment, C is the United Nations Conference for the Protection of the Ozone Layer, and D is the Global Convention on Biodiversity Conservation। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसको बोलेंगे UNCHE, ट्रांसपायर्ड इन स्टॉकहोल्म स्वीडन, स्पैनिंग जून 5 से 16 1972 में हुआ था। ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बाय यूनाइटेड नेशन एंड दिस इवेंट वाज अ सेमिनल असेंबली एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल मैटर्स। इट सर्व्ड एज अ पिवोटल जंक्चर इन द शेपिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी एंड पॉलिसी मेकिंग। तो आप बोल सकते हैं दिस
दिस वाज द मोस्ट इनिशियल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट की जहां पर बात हुई कि कैसे हमें करना है। आपको पता है इसके बाद लेटर ऑन डिफरेंट समिट्स हुए, ग्लोबल अर्थ जियो, आपको पता है जो रियो समिट हुआ एंड डिफरेंट समिट हुआ, जिसमें वी केम अप विथ डिफरेंट कन्वेंशंस, जैसे UNFCCC हुआ, UNCCD हुआ। तो इससे पहले जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि वी नीड टू हैव सम इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ओवरऑल ग्लोबली कुछ होना चाहिए जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इस लेने का ये मकसद है कि देयर इज अ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑल्सो। तो आपको यहाँ पर क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन। नाउ कन्वेंशन इज रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POPs जो होते हैं, इस पे ये कन्वेंशन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ डिफरेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। दिस इज अ PYQ दैट केम इन UPSC प्रीलिम्स 2015, एक PYQ भी हमने लिया है। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या है। द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज भितरकनिका नेशनल पार्क, B इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, C इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड D इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इसमें से कौन सा है जो इससे मैच करता है, सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो हम लोग देखते हैं, दिस इज लोकेटेड इन मणिपुर। कहां पर है? इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर। इट इज 40 किलोमीटर इन एरिया एंड ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंटीग्रल पार्क ऑफ लोकतक लेक। देखिए आप लोकतक लेक को देखते हैं, बहुत ही फेमस लेक है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं दिस इज अ सर्कुलर काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट इज फ्लोइंग, दिस इज कॉल्ड फुमदिस। यहाँ पर ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक बहुत ही फेमस स्पीसीज है जो काफी न्यूज में रहता है, जो यहीं पर पाया जाता है। प्लीज गूगल सर्च करके बताइए कि वो कौन सा स्पीसीज है और उसके बारे में रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा है वो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग 5 क्वेश्चंस। अगर आप 5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दिस इज मोर देन एनफ। यू विल स्टे इन टच विद प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड वंस अगर आपका फरवरी मार्च के टाइम आता है जब आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे फोकस कर पाते हैं, तब आप काफी अच्छे स्टेट में रहेंगे एंड यू विल बी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।